मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, कल अपन ने स्टेज 1 के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। आज अपन स्टेज 2 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में क्या है? व्हेन अ मैग्नेट इज पुल्ड इन एंड आउट ऑफ ए सर्कुलर कॉइल सी कनेक्टेड टू ए वेरी सेंसिटिव गैलोमीटर शोन फिगर एडजॉइनिंग डायग्राम विद फ्रीक्वेंसी न्यू देन। तो चलो यहाँ पे नॉर्थ पोल को एक बार पास लेके आओगे तो सामने कॉइल में एन पोल इंड्यूस होगा, फिर एन पोल को अवे ले जाओगे तो वहाँ पे एस पोल इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से गैलोमीटर की जो निडिल है एक बार क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में, एक बार एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ये हम सोच रहे हैं, ठीक है। बट बच्चों अगर फ्रीक्वेंसी वेरी हाई हुई, वेरी हाई मतलब मान लो 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी अगर आप उसको ऑक्सीलेट कराओगे तो उस केस में जो निडिल है, निडिल अपने खुद के इनर्शिया की वजह से, जड़त्व की वजह से वो निडिल डिफ्लेक्ट हो ही नहीं पाएगी, अपनी कंडीशन पे बैलेंस रहेगी, मतलब जीरो पे ही डिफ्लेक्शन शो करेगी। कब? अगर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से आप इसको ऑक्सीलेट करा रहे हो मैग्नेट को, तो निडिल भी हाईली डिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी। हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी कम है, 2-3 हर्ट्ज है, इस प्रकार इस टाइप से पास लेके जा रहे हो, दूर लेके जा रहे हो, तो उस टाइप निडिल आराम से, मतलब फ्रीक्वेंसी अगर कम है 2-3-4 हर्ट्ज के आसपास है तो आराम से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी वेरी हाई है तो डिफ्लेक्शन शो नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा थर्ड, ऑक्सीलेशन इन डिफ्लेक्शन विल बी ऑब्जर्व्ड क्लियरली इफ फ्रीक्वेंसी इज 1 और 2 हर्ट्ज, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट के बाद अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 शोन इन फिगर इज अ स्मॉल लूप दैट इज केप्ट कोएक्सियली विद बिगर लूप इफ स्लाइडर मूव फ्रॉम ए टू बी। मतलब बेटा जो एरो है इसको अपन ए से बी की तरफ मूव कराएंगे तो उस सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है, सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस इंक्लूड हो रहा है उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी। स्लाइडर को हम ए से बी तक शिफ्ट करेंगे तो सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि बी की तरफ जो रेजिस्टेंस का पार्ट है वो कम होते जा रहा है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो सर्किट में करंट क्या होगी बच्चों? इंक्रीज, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों? यहाँ पे डिक्रीज, तो यहाँ से हम देख रहे हैं करंट की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज। यहाँ पे जो आउटर साइड में करंट है ये I1 वाली वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज। अब करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो यहाँ पे जो अंदर फील्ड है, देखिए बच्चों यहाँ पे I1 वाली जो करंट है, आउटर लूप में करंट, तो उसके अकॉर्डिंग हम फिंगर्स घुमाएंगे तो थंब किधर आ रहा है? इनवर्ड, ठीक है। फिंगर्स को हम I1 के अलोंग रोटेट करेंगे तो थंब इनवर्ड आएगा, मीन्स सेंटर पे जो फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी है? इनवर्ड। तो I1 बच्चों यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो इनवर्ड वाला फील्ड, अंदर वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होगा? इंक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो डायरेक्शन क्या होगी? इंड्यूस होगी बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं दिस इंप्लाइज यहाँ पे जो I2 डायरेक्शन इंड्यूस होगी वो क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो उसका यह आ जाएगा आंसर, क्लॉकवाइज करंट इन लूप 1 एंड एंटी क्लॉकवाइज इन लूप 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अपन देखें, देखिए यहाँ पे बच्चों 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड गिवन है। इफ की इज प्राइमरी कॉइल सोलेनॉइड suddenly opened, then direction of instantaneous induced current in resistance R which is connected in secondary solenoid will be। तो यहाँ पे इसमें जैसे ही कॉइल को आप ओपन करोगे, कॉइल को ओपन करेंगे तो मतलब इस तरह से आप समझें, यहाँ पे की को ओपन करने क्या होगा? तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है आप गौर से देखें, यहाँ से अपन देखें इसमें ये जो फर्स्ट सोलेनॉइड दिखा रखी है, फर्स्ट वाली सोलेनॉइड को गौर से अपन देखें, इसमें यहाँ पे डायरेक्शन कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ बच्चों इसमें डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से दिखा रखी है, इस तरह से, इस तरह से करंट शो कर रखी है। मतलब यहाँ से अगर अपन करंट इसमें इन्वर्ट फ्लो हो रही है, यहाँ पे देखिए कि बैटरी अपन अप्लाई करेंगे तो करंट इस तरह फ्लो होगी, इस बैटरी की वजह से, ठीक है। बैटरी से करंट फ्लो होगी तो यहाँ पे हम देखें यहाँ से इधर जा रही है करंट, तो यहाँ बच्चों इसमें करंट इस तरह फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आप समझें कौन सा पोल बन रहा है इधर? ये एन पोल, ठीक है। खुद का पोल कौन सा बच्चों? यहाँ पे एन पोल है, खुद का यहाँ पे एन पोल है, ठीक है। तो यहाँ पे इधर एन है, इधर क्या बच्चों? इस तरफ एस। अब यहीं पे दूसरी कॉइल रखिए इसके पास में, इस तरह से इसको देखें सेकेंडरी वाली कॉइल को, सेकेंडरी कॉइल के अंदर कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे इसमें टर्न्स शो करेंगे, घेरे इस प्रकार से दिखा रखे हमें इस तरह से, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे घेरे दिखा रखे हैं सेकेंड वाली के अंदर, ठीक है। सेकेंड वाली कॉइल में इस तरह से टर्न है, यहाँ पे लिखा है एल और ये एल लिखा हुआ है इस तरह से। तो यहाँ से बच्चों अब यहाँ पे इसमें करंट जो I दिख रही है I1, ये प्राइमरी कॉइल है, इसको चलो I1 बोल दें, I1, ठीक है। अब यहाँ पे की को आप ओपन करोगे, की ओपन करते से ही करंट की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज, ठीक है। की को ओपन करेंगे,
ओपन मतलब खोलते से ही अपन देखें करंट I1 की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, I1 की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो I1 की वैल्यू डिक्रीज होगी तो यहाँ पे नॉर्थ पोल और जो एस पोल बन रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, डिक्रीज। तो हम देख रहे हैं इस कॉइल के सामने कौन सा पोल है, एस पोल, तो यहाँ से हम देखेंगे दिस इंप्लाइज, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एस पोल क्या होगी बच्चों, डिक्रीज, स्ट्रेंथ एस पोल विल डिक्रीज, ठीक है, एस पोल की जो क्षमता है वो डिक्रीज होगी, ठीक है, प्रबलता जो डिक्रीज होगी इसकी स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे एस पोल की स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो यहाँ पे इस जगह कौन सा पोल बनेगा बच्चों, इस जगह यहाँ पे सामने कॉइल बनेगा अपोजिट पोल, ठीक है, अपोजिट पोल यहाँ पे इंड्यूस होगा। जैसे अपन जानते हैं यहाँ पे इसमें कि जैसे यूँ समझो ये किस तरह से बिहेव करेगा, यहाँ पे एस पोल की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये मैग्नेट इस तरह से बिहेव कर रहा है कि यहाँ से दूर जा रहा है, ठीक है, मीन्स यहाँ से अवे मूव कर रहा है। तो हम जानते हैं जब भी कोई मैग्नेट अवे मूव करता है तो सामने कौन सा पोल इंड्यूस होता है, सेम पोल, मीन्स यहाँ पे एस पोल की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, मीन्स ये जो सिस्टम है ये एक ऐसे मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है जो कि इस कॉइल से अवे मूव कर रहा है, दूर जा रहा है। तो हम जानते हैं किसी एस पोल को हम अवे मूव कराएंगे तो सामने कौन सा पोल इंड्यूस होगा, अपोजिट पोल, ठीक है, तो यहाँ पे इसमें अपोजिट पोल इंड्यूस होगा इस तरह से, यहाँ पे मीन्स यहाँ क्या बनेगा बच्चों, एन, ठीक है, इधर एस, ठीक है, तो यहाँ पे एन और ये मतलब अपोजिट पोल यहाँ पे इंड्यूस हो रहे हैं, अपोजिट पोल, ठीक है, अपोजिट पोल इंड्यूस, अपोजिट पोल यहाँ पे इंड्यूस होंगे, ठीक है, तो अपोजिट पोल इंड्यूस होने की वजह से यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चों, एन, देखिए यहाँ पे एन बन रहा है, तो यहाँ पे इसको एन लिख के अपन इस पे एरो अप्लाई करें तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या आ रही है बच्चों, इस तरह से, मीन्स यहाँ पे ये डायरेक्शन ऑफ करंट आपको मिल रही है I2, ठीक है, तो I2 बच्चों इस तरह से यहाँ पे इंड्यूस हो रही है I2 करंट, तो I2 करंट की डायरेक्शन आप देखते हो क्या हो जाएगी, L to N, ठीक है, L से N की तरफ डायरेक्शन इंड्यूस होगी। तो हमने क्या देखा बच्चों, अपोजिट पोल इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, अपोजिट पोल इंड्यूस मीन्स ये किससे बिहेव कर रहा है, बिहेव्स एज मूविंग अवे, ठीक है, बिहेव्स एज प्राइमरी कॉइल इज मूविंग अवे मीन्स दूर जा रही है, इस तरह से बिहेव करेगा, ठीक है, मूविंग अवे की तरह बिहेव कर रहा है, मीन्स यहाँ से दूर जा रहा है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कौन सा पोल इंड्यूस होगा, अपोजिट पोल, अपोजिट पोल विल इंड्यूस, अपोजिट पोल विल इंड्यूस, तो अपोजिट पोल इंड्यूस हुआ तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या जाएगी, I2, इंड्यूस I2 फ्रॉम L to N, तो L से N की तरफ यहाँ पे डायरेक्शन इंड्यूस हो रही है, ये चीज आपने देख ली इसके अंदर, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे आपसे कह रहा है 50 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस सडनली अप्लाइड टू ए कॉइल with L is equal to 5 into 10⁻³ Henry and R is equal to 180 ohm. The rate of increase of current after 0.001 second is, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंक्रीज इन करंट की बात कर रहा हूँ di/dt की, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें ये कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया अपन ने, ये वाला क्वेश्चन था 7, ये 7th क्वेश्चन हो गया था, ठीक है, 7th क्वेश्चन, उससे पहले 5, ये वाला क्वेश्चन 2 नहीं है 5 है ये, ठीक है, 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 12 अपन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे इसमें रेट ऑफ इंक्रीज इन करंट की बात कर रहा हूँ di/dt। तो di/dt के बारे में आपको पता ही है फॉर्मूला, di/dt इज इक्वल टू E/L e⁻t/τ, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो बस इसकी वैल्यू आपको फाइंड करके यहाँ पुट करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो E की वैल्यू गिवन है आपको 50 वोल्ट गिवन है, ठीक है, एंड L गिवन है 5 × 10⁻³ तो ये E तो गिवन है 50 वोल्ट और ये 5 × 10⁻³ ये रख दिया अपन ने। फिर e⁻t/τ है, तो e⁻t/τ करेंगे तो e⁻t/τ, तो जो टॉ को यूँ लिख सकते हैं RT/L, ठीक है, ये e⁻RT/L ये लिख दिया अपन ने। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं, देखो तो यहाँ पे ये तो कट जाएगा 5 से 5 मिस हो गया 10⁻4। अब ये e⁻RT/L है, तो यहाँ पे -r कितना दे रखा है हमें 180, टाइम यहाँ पे 0.001 है अपॉन L,
L तो खैर 5 इंटू 10 पावर -3 यही सही, 5 इंटू 10 पावर -3, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर ये वैल्यूज अपन पुट करें तो यहाँ पे देखिए बच्चों इसके अंदर ये जो e पे पावर बन रही है ये 32, इसको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो यहाँ पे पावर -32 आएगी, e पावर 10 पावर 4 एंड e पावर -32। अब जो 32 जो पावर है वेरी हाई पावर है और ये माइनस के अंदर है, मतलब अपॉन में आएगा ये, मतलब यूँ बनेगा 1/e पावर 32। अब e की वैल्यू क्या होती है 2.718, तो 2.718 इंटू 2.718 से 32 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरी लार्ज नंबर हो जाएगा। तो वेरी लार्ज नंबर आएगा नीचे, तो 10 पावर 4 में अपन वेरी लार्ज नंबर से डिवाइड करें तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या बनेगी 0, मीन्स ये वैल्यू नियरली इक्वल टू आएगी 0, मतलब वेरी वेरी स्मॉल आएगी वैल्यू, ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं आंसर क्या जाएगा यहाँ पे 0 एम्पियर पर सेकेंड। ओके, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, द करंट इन LR सर्किट बल्ब अप टू 3/4 ऑफ स्टडी स्टेट इन 4 सेकेंड, टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ सर्किट इज। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू बात कर रहा है, ये 3/4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू है। तो अपन जानते हैं I का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, I इक्वल टू I0 1 माइनस e पावर -t अपॉन टॉ, ये यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो I की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है I की वैल्यू 3/4 ऑफ I0, मीन्स 3/4 टाइम्स ऑफ I0 ये वैल्यू गिवन है। I0 का 3/4 मान दे रखा है ये क्वेश्चन में। अब यहाँ से I0 फिर e पावर -t अपॉन टॉ, तो चलो देखिए I0 से तो I0 कट जाएगा, ठीक है, e पावर -t अपॉन टॉ नेगेटिव है, इसको उठा के इधर ले आओ, e पावर ये नेगेटिव है प्लीज जाके प्लस बन जाएगा, इक्वल टू 3/4 को ले आएंगे 1 माइनस 3/4 क्या आएगा बच्चों 1/4, 1/4 को आप लिखते हो 2 पावर -2, 2 पावर -2 फॉर्म लिखते हैं। अब दोनों तरफ लॉग ले लें, लॉग ले लेंगे तो -t अपॉन टॉ लॉग e बेस e इक्वल टू -2 लॉग 2 बेस e, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, लॉग e बेस e तो खैर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में टाइम कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करनी है, टॉ फाइंड करना है, ठीक है। तो टॉ इक्वल टू को पहले उसको नीचे ले आए, तो टॉ इक्वल टू t अपॉन ट्वाइस ऑफ लॉग 2। अब जो टाइम की वैल्यू गिवन है आपको 4 सेकंड गिवन है, तो टाइम को यहाँ पे 4 सेकंड पुट कर दें, ठीक है, 4 अपॉन 2 लॉग 2, तो यहाँ पे 2 से 4 2 टाइम्स कट जाएगा, तो क्या जाएगा आंसर 2 अपॉन लॉग 2 बेस e, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ये सेकेंड। 13 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर, चलो 14 देख लेते हैं, दिया तो नहीं, फिर 14 देख लें। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, अ कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस 1 मीटर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, पीक वैल्यू 0.01 टेस्ला, ऑक्सीलेटिंग साइनसॉइडली with frequency 100 Hz, with its plane right angle to B, what will be peak value of induced electric field। अब चलो देखो induced electric field की बात कर रहा है, ठीक है, प्रेरित विद्युत क्षेत्र जो अपन जानते हैं induced electric field। और जो induced electric field के लिए आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था फॉर्मूला, चो देखो अपन लिखा था E इंटू एल इज इक्वल टू ए dB अपॉन dt, ये लिखा था फॉर्मूला E इंटू एल इज इक्वल टू ए dB अपॉन dt। अब यहाँ पे L क्या होता है बच्चों, L वो लेंथ है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, वो क्लोज लूप की लेंथ है जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किस फाइंड करना है बच्चों, उस रिंग पे फाइंड करना है। रिंग की रेडियस आपको 1 मीटर गिवन है, ठीक है, तो उसके लिए अपन उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, सर्क्यूमफेरेंस उसकी परिधि की लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों 2πr, सर्क्यूमफेरेंस उसकी परिधि होती है 2πr होती है, तो L को रख देंगे 2πr, r यहाँ पे 1 है, ठीक है, रख दिया 1। अब ए बच्चों यहाँ पे ए तो खैर πr स्क्वायर हो जाएगा रिंग का, एरिया πr स्क्वायर, तो πr स्क्वायर, r यहाँ पे 1 लिख दिया। अब देखें इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे dB अपॉन dt है, dB अपॉन dt, तो यहाँ पे जो ऑक्सीलेशन हो रहा है किस तरह बच्चों, साइनोसॉइडली, मतलब इस प्रकार से, देखिए गौर से, मतलब कुछ इस टाइप से हो रहा है ऑक्सीलेशन, इस तरह से साइन ग्राफ की फॉर्म में ऑक्सीलेशन हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों अपन जानते हैं यहाँ पे ये टाइम कितना होता है कैपिटल T, ये टाइम कैपिटल T होता है, ठीक है। तो यहाँ से तक का टाइम कितना होता है T/4। तो आप देखिए 0 से लेकर ये पीक वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, 0 से लेकर ये मैक्सिमम वैल्यू है B0 से हम बोल दें, तो 0 से B0 तक पहुँचने का टाइम कितना लग रहा है T/4, मतलब यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं, इस जगह तक की, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का टाइम T/4 है, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कितना हुआ है 0 से लेकर B0 तक,
तो डी बी की वैल्यू हम लिख दें यहाँ पे, डी बी की वैल्यू बी नॉट माइनस जीरो, समझना आपको क्या बच्चों यहाँ पे, ये वैल्यू क्या है, डी बी इज इक्वल टू बी नॉट माइनस जीरो अपॉन में टाइम कितना है टी बाई फोर माइनस जीरो, ठीक है, बी नॉट माइनस जीरो टी बाई फोर माइनस जीरो। तो यहाँ से आप देखिए इसमें फिर ये पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ये 4 को ऊपर भेज दें तो e इंटू टू, क्या बच्चों e इज इक्वल टू, ई की वैल्यू हो जाएगी 2 को भी डिवाइड, ये e इंटू टू, ये 2e इज इक्वल टू, 2e इज इक्वल टू, ये 4 चला गया ऊपर तो 4b नॉट अपॉन टी, ठीक है। अब यहाँ से 2 से 4 2 टाइम्स काट दो, ये 2 टाइम्स कट जाएगा तो e इज इक्वल टू कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ b नॉट। अच्छा b नॉट कितना दे रखा है यहाँ पे देखें, b नॉट की वैल्यू 0.01 है, 0.01, ठीक है। अब टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 100 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स कर देंगे तो टाइम पीरियड बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स क्या होता है 1/100 हो जाएगा, मतलब टाइम पीरियड का इन्वर्स फ्रीक्वेंसी होता है, तो t इज इक्वल लिख दिया मैंने 1/100, 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करके 1 हो गया तो इंटू 2 है तो क्या जाएगा 2 वोल्ट, ये आएगा इसका आंसर, 14 का आंसर 2 वोल्ट। तो जो इसमें करेक्शन कर लीजिए, इसका आंसर फर्स्ट दे रखा है पाई वोल्ट, तो आंसर आएगा इसका 2 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, 2 वोल्ट पर मीटर, ये आएगा इसका आंसर 2 वोल्ट पर मीटर, वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसका आंसर 14 में फर्स्ट दे रखा है, सही कर लेना इसको, सेकंड आंसर आएगा इसका, ठीक है। 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, सोलेनॉइड हैज इंडक्टेंस ऑफ 60 हेनरी एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ohms. If it is connected to a 100 volt battery, how long it will take current to reach E minus 1 upon E, that is 63.2%. तो जो सिंपल सी बात है, अपन जानते हैं करंट की वैल्यू 63% होने में कितना टाइम लगता है, T इज इक्वल टू टॉ, बस सिंपल ये क्वेश्चन है, तो आंसर आएगा टॉ जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ से हम देखते हैं एट T इज इक्वल टू टॉ, एट T इज इक्वल टू टॉ I इज इक्वल टू 63% ऑफ I नॉट, ठीक है। T इज इक्वल टू, यहाँ पे I का मान क्या होता है 63% ऑफ I नॉट होता है, ठीक है। इसलिए बच्चों यहाँ पे T इज इक्वल टू टॉ करेंगे, T इज इक्वल टू टॉ इज इक्वल टू क्या होता है L अपॉन R, T इज इक्वल टू L अपॉन R करना है, तो L यहाँ पे 60 गिवन है, R यहाँ पे 30 गिवन है, तो 60 अपॉन 30 कितना हो जाएगा ये 2 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम कितना हो गया 2 सेकेंड हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों, द इंडक्टेंस ऑफ क्लोज पैक्ड कॉइल ऑफ 400 टर्न्स इज 8 मिली हेनरी, ठीक है, अ करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर इज पास थ्रू इट, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ द कॉइल इज, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों L इज इक्वल टू, आप जानते हैं L इज इक्वल टू होता है फाइनेट अपॉन आई, टोटल क्रॉसिंग फ्लक्स अपॉन आई, ठीक है, लिखते हैं L इज इक्वल टू फाइनेट अपॉन आई। अब यहाँ पे इसमें बच्चों ईच टर्न से क्रॉसिंग फ्लक्स कितना गिवन है यहाँ पे, अच्छा ईच टर्न का फ्लक्स हमें फाइंड करना है, टोटल टर्न्स कितने हैं 400, तो यहाँ पे इस फाइनेट को हम क्या लिखते हैं 400 इंटू 5, मतलब मान लो सपोज प्रत्येक घेरे से गुजरने वाला फ्लक्स 5 है, ईच टर्न से क्रॉसिंग फ्लक्स की वैल्यू 5 है, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा 400 इंटू 5, ठीक है, अपॉन करंट, करंट की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे 5 मिली एम्पियर, मीन्स 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 है, 5 इंटू 10 पावर माइनस 3। अब यहाँ पे इसमें L की वैल्यू गिवन है 8 इंटू 10 पावर माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ से इस L को रख देंगे 8 इंटू 10 पावर माइनस 3 दे रखा है वैल्यू, तो यहाँ से सॉल्व करके फाइंड कर लो, तो सॉल्व करके फाइंड करेंगे तो 5 इज इक्वल टू आएगा 10 पावर माइनस 4, 10 पावर सॉरी माइनस 7, 10 पावर माइनस 7 ही बनेगा, यहाँ से सॉल्व करके फाइंड करोगे। अब 10 पावर माइनस 7 क्या होता है बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो ये होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ टू इंडक्टेंस 2.4 हेनरी कनेक्टेड इन पैरेलल एंड सीरीज इज 10। तो यहाँ पे कहते हो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में देखें टू इन कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडक्टर पढ़ा है अपन ने, ठीक है, दो प्रेरकों के अपन ने संयोजन देखे थे इंडक्टेंस के कॉम्बिनेशंस। तो जो यहाँ पे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में वैल्यू क्या होती है L1 प्लस L2, जो ही क्वेश्चन में कितना गिवन है आपको 10 गिवन है, सीरीज कॉम्बिनेशन की वैल्यू 10। फिर बच्चों आपको इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन गिवन है L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 होता है, जो कितना गिवन है 2.4। अब यहाँ पे L1 L2 फाइंड करेंगे तो L1 L2 इज इक्वल टू 2.4 इंटू
अब यहाँ पे L1 प्लस L2 कितनी है 10, ये रख दी मैंने 10, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसके लिए 10 पुट कर दी, तो यहाँ पे कितना हो गया 24। तो जो यहाँ पे L1 प्लस L2 कितना है 10, L1 इंटू L2 24। तो सोचिए कोई दो वैल्यू ऐसी सोचिए जिनको सम करने पर, जिनका योग करने पर 10 बनता हो एंड मल्टीप्लाई करने पे 24, तो कौन सी वैल्यू आएंगी इसी 6 एंड 4। ठीक है, इस तरह यहाँ पे L1 तो कितना हो गया 6 एंड L2 कितना हो जाएगा 4। दिख ही रहा है कि दोनों का योग करने पर, सम करने पर 10 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है बच्चों 24 हो रहा है। तो यहाँ पे L1 6 L2 4। तो हमसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन देम, तो यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, अंतर पूछा गया है। डिफरेंस इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा इसका आंसर, 2 हेनरी इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 अपन देखें, चलो क्वेश्चन 23। A coil has 1000 tons and 500 centimeter square as its area. The plane of coil is placed right angle to a magnetic induction field 2 into 10 power minus 5. The coil is rotated through 180 degree in 0.2 second. The average EMF in coil is millivolt is। तो जो पहले तो आपने देखे इंड्यूस EMF की बात कर रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल इंड्यूस EMF। E का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, या इसका अगर अपन मैग्नीट्यूड देख लें, जैसे लोग E इज इक्वल टू क्या था माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अब यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, तो यहाँ से इसको आप लिखते हैं फाई का मान कर लिख देंगे एन बी ए पुट कर देंगे, तो n एंड a तो फिक्स है, तो माइनस n इंटू ए फिक्स है, b अंदर रह गया तो हो जाएगा डी बी अपॉन डी टी। ई इज इक्वल टू माइनस एन ए डी बी अपॉन डी टी। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे एवरेज वैल्यू पूछा है, तो एवरेज के लिए क्या कर देंगे यहाँ पे डेल बी अपॉन डेल टी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज अपॉन टाइम टेकन, लगा समय। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। एन कितना गिवन है यहाँ पे 1000 टन्स, यहाँ पे 1000 पुट कर दो, 1000। एरिया यहाँ पे क्या जाएगा, दे रखा है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स 500 अपॉन 10 पावर 4। ठीक है, इंटू डी बी अपॉन डी टी। तो डी बी अपॉन डी टी करेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तो जो कॉइल को अपन ने बिल्कुल उल्टा कर दिया है। ठीक है, अपन जस्ट 180 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं, तो 180 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं तो पहले प्लस, जैसे यहाँ पे यूँ है लाइन, ये कॉइल यूँ रखिए, लाइन से यहाँ पे एंटर कर रही है इसमें, इसको अपन ने यहाँ पे रोटेट करके इधर ले आए, पूरा उसको पूरा 180 से घुमा देंगे, तो उसको जो पूरा यहाँ से अभी इस तरह से पूरा 180 से घुमा देंगे, तो अब यहाँ पे जो लाइन है इस सरफेस से बाहर निकल रही है, पहले तो इस सरफेस में एंटर करी थी, अब यहाँ सरफेस से बाहर निकल रही है। मीन्स पहले यहाँ पे प्लस अगर पॉजिटिव था तो अब क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है। ठीक है, या कहते हैं पहले नेगेटिव था तो अब पॉजिटिव हो गया, तो क्या मतलब है कि यहाँ पे जो चेंजेस हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 180 से रोटेट करते हैं तो जस्ट वैल्यू अपोजिट हो जाती है, तो इसकी वैल्यू डेल्टा बी की वैल्यू क्या जाएगी 2b के इक्वल। डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी, क्योंकि डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गई है, तो ट्वाइस ऑफ बी करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी की बने 2 इंटू 10 पावर माइनस 5, इसका डबल कर दो, क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 5, ये हो गया डी बी की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि 180 से रोटेट क्या है, टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे 0.2, टाइम यहाँ पे आपको 0.2 दिया हुआ है। बस अब तो कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे ये माइनस 10 पावर माइनस 2 वोल्ट हो जाएगा ये। ठीक है, या कहते हैं माइनस 10 मिली वोल्ट। ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड ले लो, परिमाण ले लो, कितना जाएगा 10 आ जाएगा, 10 मिली वोल्ट। ठीक है, सेकंड आंसर आ जाएगा। 23 के बाद फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 में RL सर्किट शोन इन फिगर जस्ट आफ्टर की इज क्लोज्ड। तो सिंपल अपन तो जस्ट अपन की क्लोज करेंगे, की क्लोज करते से ही क्या बच्चों, एज की गेट्स ऑन आता था। जैसे हम की को ऑन करते हैं, की को ऑन करते से ही जो एल का बिहेवियर है, एल कैसे बिहेव करता है एज ए ओपन पाथ। ठीक है, मतलब एल का बिहेवियर एज ए ओपन पाथ होता है। ओपन पाथ मतलब खुले पथ की तरह व्यवहार करता है, ओपन पथ की तरह, ओपन पाथ की तरह। तो एल ओपन पाथ हो जाएगा, तो यहाँ पे इसमें आई कितना जाएगा 0, सर्किट में करंट इन जाएगी, तो आई इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 0। इसका बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस ऑन आर, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन आर इज इक्वल टू 0। आर पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा 0, क्योंकि आई इंटू आर बनता है। इसका मतलब बैटरी का कंप्लीट पोटेंशियल डिफरेंस किस पे आएगा बच्चों,
बैटरी का जो कंप्लीट पोटेंशियल कहाँ मिलेगा हमें, एल पर, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे एल पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या जाएगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस ऑन एल इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ बैटरी, ईएमएफ ऑफ बैटरी, ठीक है, बैटरी के ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा। आई बस समझ में आगे। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे कहता है कि आफ्टर मच सफिशिएंट टाइम, तो आफ्टर मच सफिशिएंट टाइम तो हम जानते हैं कैपिटल आर में मैक्सिमम करंट फ्लो होती है, आर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पूरे के पूरे ईएमएफ ऑफ बैटरी इक्वल होएगा, तो एल पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा, 0, ठीक है। आफ्टर मच सफिशिएंट टाइम, काफी देर बाद अगर अपन बात करें तो उस समय फिर आर पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो ई के इक्वल आएगा, ईएमएफ के इक्वल, एंड एल पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन जाएगा फिर 0, ठीक है। 29 के बाद बच्चों फिर क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, coil of inductance 300 millihenry and resistance 2 ohm connected to a source of 2 volt, the current reaches half of steady state value in, तो फॉर्मूला क्या था करंट का, I इज इक्वल टू, मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, यहाँ पे 3/4 हो रहा था, अब यहाँ पे कितना हो रहा है बच्चों, हाफ होने की बात कर रहा है, तो फॉर्मूला लगाएंगे I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन टॉ, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या गिवन है आपको, आई नॉट बाई 2 गिवन है, 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन टॉ, ठीक है। तो आई नॉट से आई नॉट कैंसिल, तो यहाँ पे ई पावर माइनस टी अपॉन टॉ इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, मतलब 1/2 बचेगा, मीन्स 2 पावर माइनस 1, ठीक है, 2 पावर माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसमें लॉग ले लें, तो यहाँ पे लॉग लेने पे क्या जाएगा, माइनस टी अपॉन टॉ इज इक्वल टू माइनस 1 log 2 बेस ई, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो हमारा पर्पस क्या है, टाइम फाइंड करना है, तो यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू क्या होगा, t इज इक्वल टू टॉ log 2 बेस ई। और यहाँ पे जो टॉ की वैल्यू होती है, टॉ तो अपन जानते हैं L अपॉन आर होता है, L अपॉन आर, एंड log 2 बेस ई की वैल्यू होती है 0.693, मतलब 0.7 के समथिंग। अब यहाँ पे L तो आपको कितना गिवन है, 300 मिली हेनरी, 300 मिली हेनरी गिवन है, तो L को रख दिया अपने 300 इंटू 10 पावर माइनस 3, एंड R जो रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है आपको 2 ओम गिवन है, ठीक है, इंटू 0.693 को लगभग चलो 7 मान लो 0.7 समथिंग है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट 0.1 सेकेंड आ जाएगा, नियरली 0.1 सेकेंड, लगभग 0.1 सेकेंड आ जाएगा आंसर, ये अपन कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 32, 31 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है बच्चों, देखो 32 में 32 द रेशो ऑफ टाइम कांस्टेंट इन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सर्किट शोन इन फिगर। देखिए चार्जिंग का मतलब क्या बच्चों, जब अपन की को ऑन करेंगे, ठीक है, वो चार्जिंग वाला सर्किट होगा, की ऑन करते से ही करंट फ्लो होगी। तो आप देखिए ऊपर वाली ब्रांच, मिडिल ब्रांच एंड लोअर ब्रांच, तीनों ब्रांच आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो जो एल वाली ब्रांच है उस पर नीचे बैटरी कंप्लीटली अप्लाई हो रही है, मतलब ऊपर वाला जो आर है वो यूजलेस है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो एल वाली ब्रांच पर कंप्लीट बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो क्या मतलब है कि एल वाली ब्रांच पे टोटल वोल्टेज कितना है, V। तो चार्जिंग केस में हम देखें एल की ब्रांच में रेजिस्टेंस कितना है, 2R है, तो यहाँ पे चार्जिंग वाले केस में जो टॉ इज इक्वल टू L अपॉन आर होता है, तो L अपॉन कितना है बच्चों, 2R, ठीक है। फिर डिस्चार्जिंग करेंगे तो जैसे की को ऑफ करोगे, तो जो की ऑफ करते से ही अब यहाँ पे जो L के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी थी, उस मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से सर्किट में करंट फ्लो होगी। करंट किधर फ्लो होगी, जो क्लोज लूप है, अब क्लोज लूप कौन सा है, ऊपर वाला, नीचे तो आपने ऑफ कर दिया है, ऊपर वाला लूप क्लोज है, ठीक है, मतलब इसमें R, 2R एंड L तीनों कनेक्टेड है, इस लूप में करंट फ्लो हो रही है। तो अब यहाँ पे इस करंट का अपोज कौन कर रहा है, विरोध कौन कर रहा है, टोटल 3R, R प्लस 2R कर देंगे 3R। तो डिस्चार्जिंग टाइम पे यहाँ पे जो R यूज हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, 3R, मीन्स 2R प्लस R, ठीक है। अब यहाँ पे रेशो फाइंड कर लो, तो इसलिए टॉ1 अपॉन टॉ2 कितना जाएगा, टॉ1 अपॉन टॉ2 इज इक्वल टू 3/2, यह आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 देखे, क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे कह रहा है बच्चों, अ वायर ऑफ फिक्स्ड लेंथ इज बाउंड ऑन ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R, इट्स सेल्फ इंडक्टेंस इज फाउंड टू बी L, ठीक है। नाउ इफ सेम वायर इज बाउंड ऑन सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L/2 रेडियस R/2 देन सेल्फ इंडक्टेंस विल बी, तो सेल्फ इंडक्टेंस आपको फाइंड करना है। तो चलो देखो यहाँ पे लेंथ फिक्स्ड है, फिक्स्ड लेंथ है, उसको अपन इस पे सोलेनॉइड पे लपेट रहे हैं N टर्न्स के रूप में,
n टर्न्स के रूप में लपेट रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखिए टोटल लेंथ फिक्स है वायर की, तो लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है n इंटू 2πr, क्योंकि यहाँ पे n टर्न्स में टोटल कितना वायर यूज हो रहा है n इंटू 2πr। वन टर्न में कितना वायर यूज होता है 2πr। n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, टोटल घेरे यहाँ पे n है, तो टोटल लेंथ ऑफ वायर क्या हो जाएगी बच्चों l इंटू 2πr इज इक्वल टू आपसे फिक्स बोला गया है, ये वैल्यू फिक्स दी गई है। तो यहाँ से हम देखें n इज प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा बच्चों 1/r, दिस इंप्लाइज n इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, इसको नीचे ले आएंगे r को, n प्रोपोर्शनल टू 1/r आ गया। अब यहाँ पे आप जानते हो बच्चों जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का जो L है, L की वैल्यू क्या होती है, L इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर A/L, ये अपन पढ़ चुके हैं पहले। सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस जो स्व प्रेरण गुणांक होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, L इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर A/L, ये अपन पहले सोल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस n को रख देंगे 1/r, इस n को 1/r रख दोगे तो 1/r स्क्वायर हो जाएगा। एरिया तो अपन जानते हैं πr स्क्वायर होता है, दैट इज r स्क्वायर, एरिया यहाँ पे r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, लेंथ तो खैर L ही सही, तो यहाँ पे r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया तो प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया 1/L, L इज प्रोपोर्शनल टू 1/L। तो यहाँ पे लेंथ अपन ने हाफ कर दी गई है, इसलिए कैपिटल L की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 टाइम्स L डैश इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों 2L हो जाएगा आंसर, बिकॉज लेंथ आपने हाफ कर दी है, बिकॉज ऑफ L डैश इज इक्वल टू L/2, लेंथ हाफ कर रहे हैं इसलिए कैपिटल डैश 2 टाइम्स आएगा, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। ये हो गया 33 के बाद फिर हम देखें आगे 58, क्वेश्चन नंबर 58। अब तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्म्स अ सप्लाई लाइन वोल्टेज 200 वोल्ट इंटू 220 वोल्ट, मतलब 200 क्या गिवन है आपको E1 की वैल्यू एंड 220 गिवन है आपको E2 की वैल्यू। द प्राइमरी कॉइल हैज 5000 टर्न्स मीन्स N1 गिवन है आपको। द एफिशिएंसी एंड पावर ट्रांसमिटेड बाय ट्रांसफॉर्मर आर 90%, मतलब यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी 90% है एंड पावर P2 आपको गिवन है 8 किलोवाट, 8000 P2 पावर। देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज, ये तो सिंपल है बच्चों, E प्रोपोर्शनल टू अप्लाई कर दो पहले तो 58 अप्लाई कर देंगे E प्रोपोर्शनल टू N, हमसे क्या फाइंड करना है N2 फाइंड करना है। यहाँ से देखिए N2/N1 इज इक्वल टू E2/E1, ठीक है। यहाँ से N2 की वैल्यू क्या जाएगी, N2 इज इक्वल टू N1 इंटू E2/E1, यहाँ से N1 कितना गिवन है यहाँ पे 5000, E2 कितना गिवन है 220 और ये कितना गिवन है 2200। यहाँ से देखिए ये सब कट जाएंगे, यहाँ पे 1 0 कट गया, कितना आ गया 500, तो N2 कितना बच्चों 500, तो नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा 500 हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद फिर आगे 59 में क्या है पावर सप्लाइड इज, मतलब यहाँ पे हमें P1 की वैल्यू फाइंड करनी है, P2 तो गिवन है, P1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 59 में एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है अप्लाई करें, ईटा% इज इक्वल टू क्या था बच्चों P2/P1 इंटू 100%, ठीक है। ईटा आपको गिवन है यहाँ पे 90% रख दिया, ईटा तो 90% है। P2 की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 8 किलोवाट, ठीक है, 8 किलोवाट को 8 रख देते हैं, P1 इंटू 100%, तो यहाँ से P1 इज इक्वल टू कितना जाएगा, यहाँ से डिवाइड करके निकाल लेंगे तो 8.89 किलोवाट ये आ जाएगा इसका रिजल्ट, P1 8.89 किलोवाट, ठीक है। ये चीज़ अपन ने देख ली, ठीक है। तो अब उसके बाद अपन देखें आप क्वेश्चन नंबर 61 में आपसे कहा है स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 0.5 ओम प्लेस वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन। मतलब कुछ देखिए इस टाइप से आपसे कह रहा है यहाँ पे 61 में, क्वेश्चन नंबर 61 इस तरह से देखो, यहाँ पे ये मान लीजिए ये डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। यहाँ बच्चों एक वर्टिकल प्लेन है जो कि ईस्ट वेस्ट के अलॉन्ग है, इस तरह से ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में एक प्लेन है ईस्ट वेस्ट के अलॉन्ग, ठीक है। इस तरह बच्चों ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अलॉन्ग ये प्लेन दिखा रखा है, मतलब पूरा पश्चिम वाले तल में ये ईस्ट वेस्ट वाले तल में ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, ठीक है। एक वर्टिकल प्लेन है, ऊर्ध्वाधर प्लेन है ये, ठीक है। एवरी साइड 10 सेंटीमीटर रेजिस्टेंस 5 ओम गिवन है, ठीक है। यहाँ पे इसकी वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस आपको गिवन है 10 ओम। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड
सेट अप अक्रॉस प्लेन इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब इस तरह से, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई कर रखा है बी वेक्टर, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मतलब ये एंगल कितना है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है। तो इस डायरेक्शन में अगर आप इसका बी का कंपाउंड करोगे, मतलब इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर कंपाउंड करेंगे तो कंपाउंड कितना होगा इसका इस डायरेक्शन में, ये आएगा b/√2। तो यहाँ पे इसके प्लेन के अंदर से जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, इस प्लेन के अंदर, इस प्लेन है बच्चों, इस प्लेन के अंदर से जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है वो कितना है b/√2, ठीक है। तो फ्लक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, b/√2 यहाँ पे फ्लक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फाइंड करना है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सेट अप अक्रॉस प्लेन, द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज टू 0 in 0.70 सेकेंड एट स्टडी स्टेट, डिटरमाइन मैग्नीट्यूड एज इंड्यूस ईएमएफ ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है, तो E इक्वल टू आपको बताइए -d∅/dt होता है, ठीक है, -d∅/dt। तो यहाँ से हम देखें माइनस ऑफ ए माइनस, अब या तो ए तो फिक्स है, ए फाई को रख देंगे dv/dt। तो यहाँ पे देखो फाई को b × a पुट कर दिया, ए आ गया बाहर, तो ये -a dv/dt, ठीक है। अब जो एरिया तो फिक्स है, यहाँ पे एरिया तो क्या जाएगा साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर करेंगे तो 1/10 का होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि यहाँ पे इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी, तो 1/10 मीटर हो गया, तो 1/10 का स्क्वायर कर दिया अपन ने dv/dt। अब जो dv को मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अपॉन टाइम टेकन, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कितना क्वेश्चन 0, तो 0 माइनस फाइनल वैल्यू 0 गई, इनिशियल वैल्यू कितनी थी यहाँ पे b/√2। तो इसके अंदर से जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा था, जो फ्लक्स के लिए जिम्मेदार था, वो कितना था बच्चों b/√2, ठीक है। अपॉन dt टाइम कितना गिवन है यहाँ पे आपको 0.7 सेकेंड, 0.7 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दो, b कितना गिवन है 0.1, तो b की वैल्यू यहाँ पे 0.1 पुट कर दोगे, ये b जो है ये आपको 0.1 गिवन है b की वैल्यू। तो यहाँ पे इसको पुट करके सॉल्व कर लो, तो यहाँ से E की वैल्यू आपको ऑप्ट हो जाएगी 10⁻³ वोल्ट, मीन्स 1 मिली वोल्ट आ जाएगा आंसर, 1 मिली वोल्ट, ठीक है। तो B को यहाँ पे 0.1 पुट करके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर 1 मिली वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 62, इन अबव क्वेश्चन फाइंड द इंड्यूस करंट इन दिस टाइम इंटरवल। तो जो आपको यहाँ पे करंट फाइंड करनी है, तो करंट अपन जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है E/R, ठीक है। I की वैल्यू E/R होती है। अब यहाँ पे इसमें E तो कितना बचा यहाँ पे 1 मिली वोल्ट, ठीक है, 1 मिली वोल्ट, एंड रेजिस्टेंस जो है ये गिवन है आपको 0.5 ओम, तो 0.5 ओम करेंगे तो ये 2 मिली एम्पियर ये आ जाएगा इसका आंसर, करंट इज 2 मिली एम्पियर, ओके। 62 के बाद फिर अपन देखें क्वेश्चन नंबर 66 में आपसे कह रहा है कि अ लूप मेड ऑफ स्टेट एज 6 कॉर्नर्स A B C D, सारी डायमेंशंस गिवन, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपको निर्देशांक दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए किस टाइप से डायग्राम बनेगा इसका डायग्राम समझने की कोशिश करें अपन। देखिए यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे देखो ये एक्सिस बता रखी है, ये एक्सिस शो कर दी पहले तो मैंने, ठीक है। ये एक्सिस बनाई अपन ने, एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, एंड हो ये जेड एक्सिस। ये पहले अपन ने यहाँ पे एक्सिस रिप्रेजेंट कर दी इसकी, ये एक्सिस आपको ये रखी है। अब यहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, देखिए ए पॉइंट की वैल्यू गिवन है आपको यहाँ पे 0 0 0, मतलब यहाँ पे ए है इस जगह, ये पॉइंट ए हो गया 0 0 0। फिर बी पॉइंट L0 0 है, मतलब यहाँ पे जाएगा L0 0, ये बी पॉइंट आ गया इस जगह, बी पॉइंट, ठीक है। इस तरह यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये बैक साइड में ये नेगेटिव जेड एक्सिस है, नेगेटिव जेड एक्सिस, ये बैक साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए वैल्यूज़, यहाँ पे बी सी पॉइंट कहाँ पे दे रखा है, सी पॉइंट है LL0 में, सी पॉइंट LL0 मतलब यहाँ पे ऊपर एक्स वाई प्लेन में है, LL0 मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं जगह है सी पॉइंट इन दिस एक्स वाई प्लेन में सी पॉइंट। और फिर डी पॉइंट के लिए वैल्यू गिवन है 0 L0, मतलब यहाँ पे कहीं डी पॉइंट है ये, मतलब इस तरह से इसकी साइड्स ये हो गई। उसके बाद तो फिर डी के बाद ये डी पॉइंट तो हो गया, डी के बाद यहाँ पे ई पॉइंट है 0 LL, तो ई पॉइंट 0 LL यहाँ आ जाएगा इस जगह इन वाई जेड प्लेन में आ जाएगा ये ई पॉइंट। फिर एफ पॉइंट आपको देगा 0 0 L, तो एफ पॉइंट यहाँ आएगा 0 0 L, मतलब जेड एक्सिस पर
ये आ जाएगा एफ पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ये जो लूप बन रहा है कुछ इस तरह से लूप है ये, मतलब इस तरह से लूप दिखा रहा हो चाहिए, लूप इस तरह से, मतलब यहाँ पे इस तरह से ये आप समझो ये किस में ये तो हो गया कौन सा प्लेन, ये हो गया बच्चों वाई जेड प्लेन। ये कौन सा प्लेन हो गया बच्चों, ये हो गया वाई जेड, ये तो एक्स वाई प्लेन, ये वाई जेड प्लेन हो गया। इस तरह पे लूप की इन्फॉर्मेशन की बने। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की बने बी नॉट आई कैप प्लस बी नॉट के कैप। ठीक है, तो इसको अपन दो टुकड़ों में दिखा दें। एक तो आई कैप का गुणनफल कौन है, बी नॉट, मतलब इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक तो बी नॉट है इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, जो कितनी है बी नॉट आई कैप, इस तरफ है बी नॉट आई कैप, और बी नॉट के कैप कौन सा बच्चों, यहाँ पे बी नॉट के कैप इस डायरेक्शन में, ये बी नॉट के कैप। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे इसमें हमें फ्लक्स फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 66 सॉल्व कर रहे हैं, 66। अब यहाँ पे फाइव फाइंड करना है, तो फाइव इक्वल टू फाइव वन प्लस फाइव टू फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड को दो टुकड़े कर दिए, एक तो ये और एक ये, दोनों का फ्लक्स फाइंड कर लें। ठीक है, बी नॉट आई कैप का एंड बी नॉट के कैप का, इसको बोल लेते हैं फाइव वन, इसका फ्लक्स फाइव वन, इसका फ्लक्स फाइव टू। तो अब देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलरली किसमें से पास हो रहा है, इसमें से, इस वाले लूप में से परपेंडिकुलरली पास हो रहा है, लंबवत गुजर रहा है ये, और ये वाला जो है ये इसमें से गुजर रहा है परपेंडिकुलरली। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ से देखो इसके लिए एरिया कौन सा यूज करना पड़ेगा, ये वाला डी ई एफ ए वाला एरिया। तो एरिया कितना आ जाएगा, साइड स्क्वायर की एवरी लेंथ एल है, यहाँ पे फाइव वन क्यों लिखा जाएगी, बी इंटू ए, मतलब बी नॉट इंटू एरिया, एरिया कितना बच्चों एल स्क्वायर। फिर फाइव टू के लिए, फाइव टू के लिए अपन ये वाला मैग्नेटिक फील्ड यूज करें, ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली किसमें गुजर रहा है, इसमें से लंबवत गुजर रहा है, तो इसके लिए एरिया क्या जाएगा एल स्क्वायर, और ये बी नॉट, मतलब बी नॉट एल स्क्वायर। तो क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे टोटल ये जाएगा ट्वाइस ऑफ बी नॉट एल स्क्वायर, यह जाएगा इसका आंसर। 66 का आंसर हो गया ट्वाइस ऑफ बी नॉट एल स्क्वायर। ठीक है, 66 के बाद फिर अपन देखें 69। अब बच्चों 69 में कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टोर्ड 648 जूल मैग्नेटिक एनर्जी, करंट 9 एम्पियर एग्जिस्ट इन दिस कॉइल, व्हाट इज एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 देखें। क्वेश्चन नंबर 69 में आप जानते हो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर, यू इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, ये होता है एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू की आपको 648 गिवन है, 648 इज इक्वल टू हाफ एल, हमें कितना गिवन है यहाँ पे, एल तो हमें गिवन नहीं है, एल तो एल एज इट इज है, एंड आई की वैल्यू गिवन है 9 एम्पियर। तो 9 एम्पियर करेंगे तो क्या होगा 81 हो जाएगा, ये 9 का स्क्वायर 81, कहाँ से आप एल फाइंड कर लें, कहाँ से ये 8 81 और ये 2, मतलब एल इज इक्वल टू यहाँ पे कितनी बार कट जाएगा 16, ये हो जाएगा एल इज इक्वल टोटल 16 हो जाएगा, ये 16 हेनरी, एल इज इक्वल टू हो गया 16 हेनरी। ठीक है, 16 हेनरी। अब यहाँ से हमें एवरेज ईएमएफ फाइंड करना है, तो ई इज इक्वल टू अपन जानते हैं माइनस एल डी आई अपॉन डी टी होता है, या कहते हैं डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ सब देखिए एल को रख देंगे 16, एल की वैल्यू 16 रख दी, चेंज इन करंट कितना दे रखा है यहाँ पे आपको 9 एम्पियर, करंट रिड्यूस टू जीरो हो रही है, करंट घट के जीरो हो रही है, तो डी आई की वैल्यू क्या होगी -9। ठीक है, मतलब 0 - 9 कर लो, 0 - 9, डी आई इज 0 - 9 एंड टाइम टेकन, टाइम कितना लग रहा है बच्चों उसमें 0.45 सेकेंड, तो 0.45 पुट कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 320 वोल्ट, ये आ जाएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन 71, नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट इज रैपिडली इंट्रोड्यूस इनटू क्लोज सर्किट। ये तो खैर सिंपल का क्वेश्चन है। 71 में क्या कह रहा है देखिए, 71 में इस तरह से कोई कॉइल है ये, ठीक है, ये कोई कॉइल है या सोलनॉइड है, यहाँ पे अपन इस मैग्नेट के एन पोल को पास लेके आ रहे हैं, एन पोल को पास लेके आ रहे हैं। तो आप जानते हो जब हम एन पोल को पास लेके आएंगे तो सामने कौन सा पोल इंड्यूस होगा, ये वाला एंड ए है, ये वाला सिरा बी है, एक सिरा ए एक सिरा बी है। तो जब हम किसी पोल को सामने पास लेके आते हैं तो पास लेके आने पे सेम पोल इंड्यूस होता है। इधर एन पोल लेके आते हैं तो यहाँ पे कौन सा पोल इंड्यूस होगा, इस जगह तो एन पोल इंड्यूस होगा, इधर एस पोल इंड्यूस होगा। ठीक है, इंड्यूस, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से इंड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा रिजल्ट, थर्ड आ जाएगा, एंड ए ऑफ सोलनॉइड बिहेव्स लाइक ए नॉर्थ पोल। तो जो ए वाला सिरा है एज ए नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये आ गया इसका रिजल्ट। उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन नंबर 71 के बाद क्वेश्चन नंबर 78।
क्वेश्चन नंबर चलो पहले 71 यस, उसका फिर देखें क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। चलो पहले 75 कर लो, क्वेश्चन 75 सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 75 बच्चों यहाँ पे इस तरह से ये सारे के सारे इंडक्टर्स इस तरह से कनेक्टेड हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे ये डायग्राम इस तरह से यहाँ पे सारे के सारे इंडक्टर्स यहाँ पे कनेक्टेड हो रहे हैं। इसको हम बच्चों पॉइंट पोटेंशियल मेथड से करेंगे, ठीक है। इक्यू पोटेंशियल मेथड से जो सम बी वो बिंदु मेथड होता है उससे करेंगे सॉल्व इसको। ये बी पॉइंट है एंड ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट बी पॉइंट। अब यहाँ पे इसमें इंडक्टर्स एक तो यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है, एक यहाँ कनेक्टेड है इंडक्टर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये 4 इंडक्टर्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे बच्चों, उनको सभी जंक्शंस को पहले नंबर असाइन कर दो। यहाँ पे अपन ने इसको रख दिया, सपोज इसको रख दिया यहाँ पे नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ठीक है, ये नंबर 3, ये सभी अपन जंक्शंस को नेम असाइन कर दिए 1 2 3। अब देखिए सेम पोटेंशियल किस पे आएगा बच्चों, ए एंड 1 डायरेक्टली कनेक्टेड है आपस में, ठीक है। ए एंड 1 पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम। एक मिनट, यहाँ नहीं है इंडक्टर, यहाँ नहीं है इंडक्टर, इस जगह इंडक्टर, यहाँ पे इस जगह इंडक्टर, यहाँ पे देखा इस जगह, ये देखा इस जगह, ठीक है, ये इंडक्टर दिया हुआ यहाँ पे, हाँ सही है। अब यहाँ पे देखिए ये अपन ने पॉइंट्स नेम असाइन कर दिए 1 2 3 4 1 2 3 एंड ए बी। तो यहाँ पे देखो ए 1 एंड 3 पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ पे देखिए एक तो ए 1 एंड 3 इन तीनों पोटेंशियल सेम है। बी यहाँ से डायरेक्टली किससे कनेक्टेड, 2 से, तो 2 एंड बी पे कनेक्टेड है, मतलब पोटेंशियल सेम है। अब यहाँ पे इनको कनेक्ट करें तो देखिए ये यहाँ पे जो ये वाला इंडक्टर किसके बीच में, ए एंड 2 के बीच में, ये रहा ए ये रहा 2, ये इंडक्टर लगा दिया अपन ने, ठीक है। ये वाला किसके बीच में, 1 एंड 2 के बीच में, ये रहा 1 ये रहा 2, ये रहा, इनके बीच में लगा दिया अपन ने। ये 2 एंड 3 के बीच में, ये रहा 3 ये रहा 2, ये कनेक्ट कर दिया अपन ने। ये 3 एंड बी के बीच में, ये रहा 3 ये रहा बी, ये कनेक्ट कर दिया अपन ने। तो आप देखिए चारों किस में आ गए बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए, चारों यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए। तो एल नेट अपन देखेंगे, एल नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, L/4। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समांतर संयोजन में वैल्यू L/4 हो जाएगी। एल आपको यहाँ पे 4 हेनरी दे रखा है, 4 हेनरी डिवाइड बाय 4 करोगे तो आंसर क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पे 1 हेनरी। यह जाएगा इसका आंसर 1 हेनरी, ये निकाल लिया अपन ने क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 75 के बाद क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 अपन देखें, क्वेश्चन 78, the self inductance of coil having 400 turns is 10 millihenry. The magnetic flux through cross section of coil corresponding to 2 milliampere is। देखिए यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस गिवन है आपको, उसमें 400 टर्न्स गिवन है, एल की वैल्यू 10 मिलीहेनरी गिवन है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू 2 एम्पियर, मतलब करंट गिवन है 2 मिली एम्पियर फ्लक्स का आपको फाइंड करना है। तो सिंपल आप जानते हो एल इजल टू क्या होता है, एल इजल टू, और सिंपल क्वेश्चन है तो ये अप्लाई कर दो फॉर्मूला, एल इजल टू फाइनाइट अपॉन आई, एल इजल टू फाइनाइट अपॉन आई, ये हमें फाइंड करना है। क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल करस्पेंडिंग टू 2 एम्पियर, तो यहाँ पे इसके अंदर एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 मिली हेनरी, तो इनको रख देंगे 10 मिली हेनरी, 10 × 10⁻³ ठीक। करंट की इन्फॉर्मेशन कितनी गिवन है आपको, करंट गिवन है 2 मिली एम्पियर, तो 2 × 10⁻³ और ये फाइनाइट, तो फाइनाइट कितना हो जाएगा, ये फाइनाइट इजल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दें इधर, तो आएगा 2 × 10⁻⁵ वेबर, ठीक है। यह आ जाएगा 78 का आंसर, ठीक है। उसके बाद तो फिर 78 के बाद क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80। अब यहाँ बच्चों इसमें स्क्वायर लूप, स्क्वायर ऑफ साइड एल मीटर लाइज इन XY प्लेन। अच्छा जो XY प्लेन की बात कर रहा है, यहाँ से देखिए XY प्लेन के एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, प्लेन के लंबवत होता है। XY प्लेन है, उसके परपेंडिकुलर कौन होगा, Z एक्सिस, तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा L²K, ठीक है, L²K। इन रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, मैग्नेटिक फील्ड आपको दे ही रखा है यहाँ पे। अब जो φ इक्वल टू क्या होता है, हमसे पूछा फ्लक्स फाइंड करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो φ इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो जो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करेंगे तो यहाँ से बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो बी की वेक्टर वैल्यू क्या है B0 2i कैप प्लस
3j कैप प्लस 4k कैप एंड एरिया वेक्टर तो यहाँ पे कितना है L स्क्वायर k कैप। तो यहाँ पे डॉट करेंगे तो k से k वाला डॉट होगा, बाकी सारे तो जीरो जाएंगे, तो क्या जाएगा ये 4d0 L स्क्वायर ही आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, थर्ड आ जाएगा। फिर जो क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 अपन देखें। क्वेश्चन नंबर 81 में सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस शोन इन फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो इस प्रकार से कि मैग्नेट है, ये क्वेश्चन में इस तरह से मैग्नेट है, ये मैग्नेट यहाँ पे अपन ने इस जगह ये एक्सिस है, यहाँ से इसको अपन ने कनेक्ट कर रखा है और उसको फिर अपन रोटेट कर रहे हैं यहाँ पे इस तरह से, ये गैलोमीटर है इसका टच कर रखा है और फिर इसको अपन ये रोटेट कर रहे हैं इसको इस तरह से। ठीक, इसको रोटेट कर रहे हैं मैग्नेट को, इस मैग्नेट को अपन इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, बल्कि मान लो चलो इसको ऐसे लें, इस मैग्नेट को अपन रोटेट कर रहे हैं इस अपनी एक्सिस के अबाउट इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ रोटेट करेंगे तो बच्चों देखो ये जो लूप आपको दिख रहा है, ये लूप जो है ये एरिया, इस लूप का जो क्लोज लूप दिख रहा है इसके एरिया से जो क्रॉसिंग फ्लक्स के इसकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका एरिया फिक्स है, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स होगा और एंगल भी यहाँ पे चेंज हो नहीं रहा। तो क्या मतलब है कि यहाँ पे बी एंड ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, फिक्स है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं फाई इक्वल टू, मतलब जो एरिया ये वाला एरिया, तो इस एरिया से हमने क्रॉसिंग फ्लक्स फ्रॉम गिवन एरिया ऑफ क्लोज लूप, बंद लूप है, इसके अंदर से क्रॉसिंग फ्लक्स कितना बच्चों इज इक्वल टू जी कांस्टेंट, फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमेशा फाई का मान क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा, नियत बना रहेगा। तो फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। इसलिए बच्चों यहाँ पे इंड्यूस्ड ई एंड आई, इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट विल बी जीरो। तो करंट भी जीरो होगी एंड इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू भी क्या आएगी बच्चों, जीरो आएगी। ठीक है, 81। उसके बाद फिर क्वेश्चन 82 एंड 83, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 82 एंड 83। तो 82 में देखिए आपको ए एंड बी कॉइल्स गिवन है, इस तरह से देखिए ये ए गिवन है, ये आपको बी गिवन है। ठीक है, ए एंड बी गिवन है। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि देखो यहाँ पे देयर इज टू कॉइल ए बी शोन फिगर, ए इंड्यूस करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन बी एज शोन, when A is moved towards B, this induced current stop when A is moving, the induced current in B is counterclockwise, B is kept stationary at move, we can infer that। तो चलो देखो यहाँ पे इसमें उसका उल्टा अपन सोल्व करें, चलो आंसर देखें, आंसर क्या दिया इसका 4 दिया है। ठीक है, वैसे सारे चेक करेंगे अपन, तो पहले अपन एक काम करते हैं, फोर्थ में देयर इज ए कांस्टेंट करंट इन कंडक्टर, करंट इन काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो अपन एक काम करते हैं, पहले ए में एंटी क्लॉकवाइज करंट मान लेते हैं, सपोज ये करंट एंटी क्लॉकवाइज है ये। ठीक है, ये अपन करंट ले बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, लेट दिस करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, इसमें करंट क्या है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज मान ली। एक बार क्लॉकवाइज मान लो, आपको लगता है इस सर ने सीधा आंसर क्यों स्टार्ट किया फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट लो, फर्स्ट आंसर मैच नहीं करेगा, इसलिए कह रहा हूँ मैं, पहले फोर्थ चेक कर लेते हैं फिर फर्स्ट भी चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपन ने ली करंट एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर। और चाहे एक कॉइल है करंट एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, इसमें करंट फ्लो करेंगे तो देखिए यहाँ से फिंगर को रोटेट कर थंब किधर आ रहा है, आउटवर्ड। तो इसके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा बच्चों, आउटवर्ड फॉर्म में, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। और उसके बाहर जो होगा फील्ड वो क्या होगा बच्चों, इनवर्ड फॉर्म में। ठीक है, इसके आउटसाइड में फील्ड क्या होगा, इनवर्ड। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं यहीं से लाइन जो निकलती है घूम के यहाँ पे इसमें एंटर करती है, यहाँ से निकल के इधर एंटर कर जाती है। तो इस तरह से क्योंकि अपन जानते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर से इमर्ज होगा और यहाँ से साइड से इसमें एंटर करेगा, तो यहाँ पे फील्ड कैसा है, इनवर्ड है। ठीक है, यहाँ जो फील्ड इनवर्ड है। अब यहाँ इसकी वेलोसिटी अगर जीरो है, ठीक है, इसको इस तरफ मूव करा रहे हैं, ठीक है, बट अभी पहले वेलोसिटी अगर जीरो है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, इफ v इज इक्वल टू जीरो, ये वेलोसिटी अगर जीरो है तो यहाँ पे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे इस पे जो फील्ड अप्लाई हो रहा है कैसा बच्चों, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड वाला मीन्स अंदर की ओर जो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड b इज इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट। अब जो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है तो उस केस में ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो यहाँ से हम देखें इंड्यूस, तो इसमें इंड्यूस करंट क्या होगी, जीरो। दिस इंप्लाइज इंड्यूस्ड आई इज इक्वल टू जीरो, तो उसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होगी। तो वही अपन से बोल रहा है कि ए वाला लूप अगर रेस्ट कंडीशन में मूव नहीं कर रहा तो बी में कितना करंट इंड्यूस हो रहा है, जीरो, कोई करंट इंड्यूस नहीं हो रहा। ठीक है, अब उसके बाद फिर यहाँ पे
इफ V इज टूवर्ड्स B, V इज इक्वल टू टूवर्ड्स B, मतलब मैग्नेटिक इसको इस सेकंड वाली कॉइल की तरफ मूव करा रहे हैं टूवर्ड्स B, मतलब B वेक्टर वेलोसिटी जो है B की ओर है, ठीक है, टूवर्ड्स B है। तो उस केस में अब देखो यहाँ पे पास आएगा तो ये इनवर्ड वाला फील्ड क्या होगा, इंक्रीज, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज है तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या बनेगी बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। ट्रिपल आई कॉन्सेप्ट देखें, इनवर्ड इंक्रीज तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि यहाँ पे अगर अपन इसको मूव करा रहे हैं तो इसमें डायरेक्शन क्या बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज आई रही, एंटी क्लॉकवाइज सही है। इसका मतलब जो अपन ने करंट की डायरेक्शन एज्यूम की थी बिल्कुल सही थी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है बच्चों, ये आ जाएगा फोर्थ, देयर इज ए कांस्टेंट करंट। अच्छा कांस्टेंट करंट क्यों, क्यों बच्चों यहाँ पे अगर यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में और करंट कांस्टेंट है तभी तो यहाँ पे इनवर्ड फील्ड कांस्टेंट रहेगा। अगर एक करंट वेरिएबल फॉर्म में होती, जैसे मान लो करंट लगातार इंक्रीज हो रही होती तो इनवर्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होता तो यहाँ पे डायरेक्शन जीरो नहीं आती, मतलब वैल्यू जीरो नहीं आती, एंटी क्लॉकवाइज होती। और अगर ये करंट डिक्रीज हो रहा होता तो बी यहाँ पे कंटिन्यू डिक्रीज होता तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या बनती, क्लॉकवाइज। यहाँ पे करंट कांस्टेंट होनी चाहिए तभी यहाँ पे इस कंडीशन में इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा, जीरो, इंड्यूस करंट जीरो। क्लियर, तो आएगा इसका आंसर। ऐसे अगर इसको आप क्लॉकवाइज लेके चलते तो फिर यहाँ पे आंसर इस जगह ये क्लॉकवाइज आ जाता, दिक्कत हो जाती। ऐसे बच्चों क्वेश्चन नंबर 83 भी सेम इसी पैटर्न पे। क्वेश्चन नंबर 83 बच्चों, अभी जो ए वाली कॉइल है इसको अपन रोटेट करा रहे हैं इस तरह से, ठीक है। अब तो जो ए वाली कॉइल है इस कॉइल को हम कुछ इस तरह से रोटेट करा रहे हैं, इस एक्सिस के डायमीटर के अबाउट, इसके डायमीटर के अबाउट इसको हम रोटेट करा रहे हैं डायमीटर एक्सिस के अबाउट, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे भी अपन इसमें देखो वही कंडीशन है कि अगर यहाँ पे कॉइल ए को अपन रोटेट नहीं कराते, ठीक है, तो उस केस में बी में कितना इंडक्शन हो रहा है, इंड्यूस करंट जीरो है। और फिर अगर ए को रोटेशन स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली यहाँ पे बी में जो इंडक्शन है वो हमें क्या गिवन है, यहाँ पे बी में इंडक्शन एंटी क्लॉकवाइज गिवन है, ठीक है, टी इज इक्वल टू जीरो पे। तो वही चीज अपन चेक करें तो इसमें आंसर क्या दे रखा है, इसमें फर्स्ट दे रखा है, चलो एक बार क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग मान लेते हैं, ये ले चलो फर्स्ट, ये अपन ले आई लेट क्लॉकवाइज। सपोज में करंट ये इसके अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, तो करंट क्लॉकवाइज है तो फिंगर्स घुमाएंगे अपन इस तरह से, आई के अलॉन्ग थंब आएगा इनवर्ड, मतलब यहाँ पे इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो इनवर्ड है, और फिर यहाँ से इनवर्ड है तो यहाँ पे आउट सब जगह बाहर क्या होगा, आउटवर्ड फॉर्म में, यहाँ सब जगह मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड फॉर्म में होगा, ठीक है। तो यहाँ बच्चों मैग्नेटिक फील्ड क्या बच्चों, आउटवर्ड, ठीक है। यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड अपन देख लिया, इस कॉइल के बाहर तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और इस कॉइल के अंदर फील्ड कैसा है, यहाँ पे अंदर इनवर्ड है बाहर आउटवर्ड है, ठीक है। ये कॉइल ए, ये कॉइल बी। और यहाँ पे देखो इसको अपन रोटेट नहीं करेंगे इफ ओमेगा जीरो है, ठीक है, इफ ए मतलब ओमेगा जीरो है, या कहते हैं ए रेस्ट कंडीशन में, ये होता है यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में इसको घुमा नहीं रहे, रोटेट नहीं कर रहे, तो उस केस में यहाँ पे हम देखेंगे जो ये फील्ड है, कौन सा फील्ड, आउटवर्ड फील्ड। आउटवर्ड फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो इसमें इंड्यूस करंट कितना आएगा बच्चों, जीरो, इंड्यूस आई इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमें दिया है कि अगर जब ये रोटेशन नहीं कर रही तो उस टाइम पे यहाँ पे इसमें इंडक्शन कितना है, जीरो है, कोई करंट इंड्यूस नहीं हो रही। अब यहाँ पे कह रहा है कि जैसे इसने रोटेशन स्टार्ट किया, और तो देखो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फील्ड इनवर्ड है, यहाँ पे आउटवर्ड, यहाँ पे सरफेस के परपेंडिकुलर फील्ड अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स यहाँ से क्रॉस हो रहा है, मैक्सिमम फ्लक्स क्रॉस हो रहा है। उसको जैसे अपन उसको रोटेट करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि अभी इस कंडीशन में यहाँ पे फ्लक्स मैक्सिमम है। अब उसको आपने रोटेशन करना स्टार्ट किया, ऐसे करते हैं कि अभी मतलब अभी इसका प्लेन यू है बच्चों, ठीक है, इसका यू प्लेन है, अभी यू प्लेन है, इसको रोटेट करके ऐसे लेके आओगे, ऐसे लेके आओगे इस तरह से, तो इस तरह लेके आने पे अब यहाँ पे इसके अंदर से लाइन से सीधे जाएंगे इसके पैरेलल, और इसके अंदर से फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मतलब है कि अभी इसको रोटेट करना स्टार्ट कर रहे हैं, इफ ए स्टार्ट्स रोटेशन, तो उस केस में अब यहाँ पे जो इनवर्ड बी है, इनवर्ड बी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी, इनवर्ड बी डिक्रीज। अब इनवर्ड बी डिक्रीज है तो इंड्यूस आई क्या हो जाएगा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अपन जानते हैं इनवर्ड यहाँ पे आउटवर्ड है, आउटवर्ड फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज, आउटवर्ड फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों अपन ने ये सारे क्वेश्चन स्टेज 2 के सॉल्व कर लिए, क्लियर। तो बच्चों अब आगे स्टेज 3 के क्वेश्चन अपन चलो कल सॉल्व करते हैं, आज के लिए इतना बहुत है, ओके, कल मिलते हैं, गुड बाय।